हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम रिसर्च एनालिस्ट के कुछ क्वेश्चन आंसर है उसको रिवील करेंगे। रिसर्च एनालिस्ट अपने आप में बहुत ही अच्छा कोर्स माना जाता है। अगर आप NISM का कोर्स कर रहे हैं, NISM का सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं, अपने खुद के कॉल सेल आउट करना चाहते हैं, आप सेबी रजिस्ट्रेशन लेके भी आप खुद के कॉल्स को दे सकते हैं। ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑफलाइन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लस अगर आप किसी भी कंपनी में एज अ रिसर्च एनालिस्ट वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिसर्च एनालिस्ट का ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि NISM का सीरीज़ नंबर 15 होता है। NISM के एग्ज़ाम जो होते हैं वो कंपलसरी कर दिया गया है सेबी के थ्रू। अगर आप स्टॉक मार्केट का जॉब करना चाहते हो तो NISM का एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके जो एग्ज़ाम है हम फर्स्ट अटैम्प्ट में विद गारंटीड एग्ज़ाम निकलवाने की गारंटी प्रोवाइड कराते हैं 100%। आपको सिर्फ क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करें या आप कम शॉर्ट टाइम में भी एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, इट मीन्स आपको 7 डेज़ में, 10 डेज़ में या 15 डेज़ में भी आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो उसके लिए आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है जो कि व्हाट्सएप एंड कॉलिंग नंबर है। वहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में ही आपको इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और क्लासेस की डिटेल्स ले सकते हैं, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हम जो ये क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं वो ऑनलाइन मोड पे होता है, और हम सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं जो हमारे खुद के रहते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम क्लियर करने में। क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और आप सभी को पता है कि अभी सिलेबस चेंज होते जा रहे हैं हर एक सर्टिफिकेशन, हर एक सीरीज़ का, तो लोगों को एग्ज़ाम क्लियर करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी प्रोवाइड करा रही है सेबी। मैं आपको यही रिकमेंडेशन दूंगी कि अगर आप एग्ज़ाम पास आउट नहीं कर पा रहे हैं, आपको टाइम लग रहा है या आप कई बार फेल हो रहे हैं, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको 100% एग्ज़ाम निकाल के देंगे। सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। एंड आपको अगर कोई भी डाउट आता, आप चाहते हो कि मैं पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या पर्टिकुलर किसी सीरीज़ को आप देखना चाहते हैं, उसके डेमो देखना चाहते हैं, आपको किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपको आइडिया नहीं है NISM के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट जो भी हमारा वीडियो रहेगा उसमें बेस्ट टू बेस्ट एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगी। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिजनेस रिस्क इज़ अ अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस रिस्क इज़ अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है कि नहीं होता है? बिजनेस रिस्क जो होता है वो राइट आंसर है कि ये एक अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है, सिस्टमैटिक रिस्क नहीं होता है। सिस्टमैटिक रिस्क मतलब होता है कि रिस्क की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है उस पर, ठीक है। बिजनेस रिस्क इज़ अ अनसिस्टमैटिक रिस्क। स्टेट इसका क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बोली है कि कभी भी आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो अगर, तो उसके लिए आपको एक चीज़ क्या करनी है कि एक्सप्लेनेशन आप पढ़ो। अगर मैं कोई भी क्वेश्चन आपको बताती हूँ तो बिजनेस रिस्क इज़ रिस्क इंटरेंट इन द ऑपरेशन ऑफ ए कंपनी, ठीक है। It is also known as operating risk because this risk is caused by factor the affect the operation of the company. The risk can be minimized by the investor by including various other companies in the portfolio, that is diversifying. Is one company faces a business risk and result into losses, other company in the portfolio make up for it. सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब ये होता है, इसके कहने का मतलब ये है कि ये अगर आप सिस्टमैटिक रिस्क में काम करते हैं, आप अलग अलग कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं, अलग अलग सेक्टर पे पैसा लगा रहे हैं और वर्क कर रहे हैं, या आपने SIP कर लिया, स्टॉक पे भी लगा लिया, FD भी कर लिया, डिपॉजिट्स कर लिए, इतने सारे आपने किए, तो ये एक सिस्टमैटिक रिस्क है कि कहीं एक जगह से आप डूबोगे तो दूसरी जगह से आपको क्या हो जाएगा, मेकअप हो जाएगा फॉर इट, मतलब कि आप दूसरी जगह से बच सकते हो। बट अगर आपने अनसिस्टमैटिक कर दिया, मतलब एक ही स्टॉक में आपने भरपूर पैसे लगा दिया, या स्टॉक मार्केट में एक ही सेक्टर पे आपने IT सेक्टर पे भी पैसे डाल दिए या फिर बैंकिंग सेक्टर पे ही पैसे डाल दिए, तो उस पर अनसिस्टमैटिक रिस्क में यही होता है। तो इसीलिए आपको हमेशा सिस्टमैटिक तरीके से काम करना है, जिसमें रिस्क रिवार्ड का जो रेशियो रहता है वो आपको
कम देखने को मिले। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, दैट इज़ 46 नंबर। 46 नंबर में बोल रहा है इन्वेस्टर कैन अर्न बोथ रेंट ऑन देयर प्रॉपर्टी एंड रिटर्न ऑन देयर कैपिटल इन्वेस्टेड। सो इन्वेस्टर जो होता है, जो रेंट प्रॉपर्टी होती है, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, वो उससे कैसे अपने रिटर्न निकाल सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है, कोई भी इन्वेस्टर अगर प्रॉपर्टी खरीद रहा है, यहाँ प्रॉपर्टी की बात आ रही है, अगर फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी में हम घर ले लें, अगर कोई भी इन्वेस्टर घर खरीद रहा है तो वो कहाँ से इनकम जनरेट कर सकता है, कितने रिटर्न्स उसको आ सकते हैं। तो फर्स्ट रिटर्न जो है, या तो उसकी प्रॉपर्टी का रेट बढ़ जाएगा आगे आने वाले टाइम पे, तो जब उसको वो बेचेगा तो उसे काफ़ी अच्छी इनकम प्रोवाइड हो सकती है, प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी में तो आपको पता है कि डबल रेट हो जाते हैं आने वाले 10 साल 20 साल में। एक चीज़ ये हो सकती है, दूसरा चीज़ वो रेंटल इंक्रीमेंट हो सकता है, सॉरी रेंटल इनकम हो सकता है उसका। इट मीन्स कि हर साल 11 महीने में भी आपको पता है कि आप रेंट का जो चार्जेस रहते हैं वो लोग बढ़ा देते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट होता है एक, एंड आप रेंट इनकम इनकी हो सकती है, मतलब कि वो रेंट के थ्रू वो अपना पैसा कमा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात करें, इन्वेस्टर कैन अर्न बोथ रेंट ऑन देयर प्रॉपर्टी एंड रिटर्न ऑन देयर कैपिटल इन्वेस्टेड। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो बोल रहा है वो है ट्रू। एक इन्वेस्टर जिसने रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो दो तरीके से इनकम जनरेट कर सकता है। उसके प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे तो भी वो पैसे कमा सकता है उसके थ्रू, और वो अपने रेंट के थ्रू भी पैसा कमा सकता है। उसने एक कोई भी फ्लैट एक बुक किया और उसके बाद उसको रेंट पे डाल देता है, जो कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर आपको पता है कि जितनी भी सिटीज़ होती हैं तो वहाँ पे हर जगह पे यही चलता है, चाहे आप पुणे सिटी की बात करें या फिर आप मुंबई की बात करें, तो सब मोस्ट प्रोबेबली लोग रेंट पे ही रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बिकॉज ऑफ होता क्या है कि उनका प्राइवेट जॉब है और फिक्स नहीं रहती है, कि आपको 1 साल बाद फिर स्विच करना है एक अच्छी हाइक के लिए। लोग रेंट पे ही रहते हैं, क्योंकि आप अगर मुंबई सिटी से बिलोंग करते हैं या दिल्ली से, तो आपको भी पता है कि सिटी कितनी बड़ी है, तो एक जगह पे रहकर ही मूव करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, लोग अगर कोई भी यहाँ पे प्रॉपर्टी ले रहा है, एक इन्वेस्टर जो कि रियल इस्टेट के थ्रू है, और वो रियल इस्टेट में अगर इन्वेस्ट कर रहा है, अगर प्रॉपर्टी ले रहा है, तो वो दो तरीके से इनकम जनरेट कर सकता है। या तो वो रेंट के थ्रू इनकम जनरेट कर सकता है, एंड सेकंड वन की वो उसकी प्रॉपर्टी का रेट आगे आने वाले टाइम पे बढ़ेगा, तो उससे वो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच एनालिसिस द परफॉर्मेंस, द स्ट्रक्चर एंड द कंडक्ट ऑफ एन इंडस्ट्री इज कंसीडर। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसमें से ऐसा कौन सा एनालिसिस है जो कि स्ट्रक्चर एंड द कंडक्ट ऑफ द इंडस्ट्री इज कंसीडर। ठीक है, इसको कंसीडर करती है। SEP एनालिसिस बोलते हैं। SEP एनालिसिस के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, आप अगर गूगल पे इस टॉपिक को डालेंगे तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। एक बार इसको आप डीप तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो में आपको पूरी तरीके से इसको समझा दूंगी। ठीक है, पेस्टल एनालिसिस भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, BGB भी, BCG भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो राइट आंसर है वो है SCP एनालिसिस, मतलब स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस इसको बोलती है। देखो, इसको तो अलग से समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये नाम के अंदर ही सारा आ गया। बट यहाँ पे क्या दिया था, हमें शॉर्ट फॉर्म दिया था। तो शॉर्ट फॉर्म में हमेशा हमें ये पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, इन विच एनालिसिस द परफॉर्मेंस, द स्ट्रक्चर एंड द कंडक्ट ऑफ द इंडस्ट्री इज कंसीडर। SEP एनालिसिस, स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस। तो फुल फॉर्म पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एग्ज़ाम जब आप देने जाएंगे ना, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें शॉर्ट फॉर्म रहता है और हमें फुल फॉर्म वहाँ पे टिक लगाना रहता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, उसको आपको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें भी लोगों के बहुत नंबर कटते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो एक अलग तरीके से दे दिया, पेस्टल अलग दे दिया, BCG अलग दे दिया, बट जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे ना तो सेम टू सेम रहेगा। तो वहाँ पे सिर्फ 1-2 वर्ड का ही अंतर रहता है, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप मुझे
कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमें मैसेज कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप, और डायरेक्टली हमें कॉल भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।